Good morning, students. Welcome back. Chapter 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. Let's continue the chapter. Now we have to be studied Stalinism and collectivization. Collectivization का मतलब होता है सामूहिकीकरण, यानी कि जो स्टालिन आया, आप लोग जानते हैं कि पहले बोल्शेविक पार्टी को लैड किया गया था लेनिन के द्वारा। लेनिन के बाद जो पार्टी की कमान थी वो किसके द्वारा संभाली गई? स्टालिन के द्वारा। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टालिन के द्वारा, यानी कि पार्टी को लैड किया गया। तो उनके द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया था एग्रीकल्चर में, जिसे हम लोग कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं, कि खेतों का सामूहिकीकरण करना। देखिए इसमें क्या है, कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। यू मस्ट हैव टू बी आउटलाइन फ्रॉम दी व्हाट इज द प्रॉब्लम इन Russia, how Stalin tried to console this, but there is also different consequence of this. Now let's continue. The period of the early planned economy was linked to the disaster of the collectivization of agriculture. कहते हैं कि यानी कि जो प्लान इकोनॉमी का जो लिंक था उसकी जो शुरुआत होती है वो एक आपदा से होती है। क्या थी वो आपदा? कलेक्टिविजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि खेतों का सामूहिकीकरण करना, उनको कलेक्ट करना। By 1927-1928, the towns in Soviet Russia were facing an acute problem of grain supply. कहते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करें रशिया की, तो अगर 1927-1928 की बात करते हैं तो सोवियत रशिया को बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, बहुत बड़ी समस्या उसके सामने आई थी। किसकी? ग्रेन सप्लाई की, अनाज की सप्लाई को लेकर। यानी कि रशिया को, अगर हम बात करें रशिया को 1927-1928 में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। क्या थी वो? ग्रेन सप्लाई, यानी कि अनाज की तंगी आ चुकी थी वहां पर। दी गवर्नमेंट फिक्स प्राइस एट विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड। कहते कि गवर्नमेंट ने तो जो प्राइस थे अनाज के वो बिल्कुल फिक्स कर दिए थे, बट दी पीजेंट रेफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन टू गवर्नमेंट बायर एट दिस प्राइस। लेकिन सरकार ने जो प्राइस डिसाइड किए थे वो बहुत ही कम थे और किसान इसको बेचना नहीं चाहते थे अपनी फसलों को, क्योंकि उनको अच्छे दाम नहीं मिल पा रहे थे। इस कारण से उन्होंने फसलें नहीं बेचना चाहते थे। अब सरकार चाहती थी भाई जो शॉर्टेज आई हुई है अनाज की वो कंप्लीट की जा सके, इसलिए क्या किसान रीजनेबल रेट पर अपनी फसलों को बेचे, लेकिन किसान ऐसा नहीं करना चाहते थे। आएगा इसमें ये कुल्लक जो वर्ड यूज किया गया, ये संपन्न किसान थे, जो रिच पीजेंट्स थे, उन्होंने यानी कि इस बात का विरोध किया। तो देखिए किस तरह से स्टालिन ने जो कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम था एग्रीकल्चर में उसकी शुरुआत की। स्टालिन हु हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहते कि स्टालिन कौन था? वो स्टालिन वो था जिसने लेनिन की डेथ के बाद पार्टी को लैड किया, यानी कि जो बोल्शेविक पार्टी थी उसको लैड करने का काम किया। इंट्रोड्यूस फर्म इमरजेंसी मेजर, he believed that rich peasant and trader in the countryside were holding stock in the hope of higher price. Speculation had stopped and supplied confiscated. कहते कि इसका विश्वास था कि जो बड़े बड़े किसान हैं उन्होंने ज्यादा मतलब हायर प्राइस के उसमें मतलब जो ज्यादातर फसलें हैं फसलों को, यानी कि उन्होंने क्या कर रखा है, उनकी सप्लाई को रोक रखा है। इन 1928 पार्टी मेंबर टोर द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया, सुपरवाइजिंग एनफोर्स ग्रेन कलेक्शन एंड रेडिंग कुल्लक। कहते कि देखो यहाँ पर 1928 में पार्टी मेंबर थे जो वो वहां गए जहां पर अनाज पैदा किया जाता था, उन्होंने उस एरिया की देखरेख की और यहां तक की रेडिंग कुल्लक, यानी कि जो कुल्लक थे। अब कुल्लक कौन था? द नेम फॉर दी वेल टू डू पीजेंट्स, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। कुल्लक्स थे यानी कि जो संपन्न वर्ग के किसान थे, और संपन्न वर्ग के किसानों के ऊपर उन्होंने एक तरह से आप लोग कह सकते हैं कि उन्होंने छापेमारी करना शुरू कर दिया, यानी कि उन्होंने उनके ऊपर छापे लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि कुल्लक थे, बड़े किसान थे, संपन्न किसान थे और इनके पास बहुत सारा अनाज होता था, ये उसको स्टोर करके रखते थे ताकि अच्छे दाम आए तब वो उसको बेच सके। लेकिन जो पार्टी मेंबर थे उन्होंने यानी कि उन एरियाज का दौरा किया और एक तरह से उनके ऊपर छापेमारी करना शुरू कर दिया, जो कुल्लक्स थे उनके ऊपर। As shortage continued, the decision was taken to collective farm. कहते कि जब शॉर्टेज आई अनाज की तो ऐसे में सामूहिक खेती करने का निर्णय लिया गया। It was argued that the grain shortage were partially due to small size of holding. कहते कि जो तर्क दिया गया यहाँ पर, कहते कि जो छोटे खेत हैं, छोटे खेतों के कारण ही अच्छा उत्पादन नहीं हो पा रहा है। आफ्टर 1917 लैंड बीन गिवन ओवर दी पीजेंट्स। कहते कि 1917 के बाद जो पीजेंट्स थे, गरीब किसान थे, उनको भी भूमि दे दी गई थी। दो स्मॉल पीजेंट्स फ्रॉम कुड नॉट बी मॉडर्नाइज टू डेवलप मॉडर्न फार्म एंड रन देम अलोंग इंडस्ट्रियल लाइन विद मशीनरी। इट वाज नेसेसरी टू एलिमिनेट कुल्लक, टेक अवे लैंड फ्रॉम पीजेंट्स एंड इस्टेब्लिश स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म। कहते कि यहाँ पर देखा आपने कि जो छोटे किसान थे वो ना तो खेती का आधुनिकीकरण कर पाते, ना ही उनके पास इतना ज्यादा मॉडर्न वो थी मशीनरी थी जिससे वो मतलब
कुल्लक को एलिमिनेट कर सके, इसलिए जो सरकार थी वो कुल्लक को एलिमिनेट करना चाहती थी और उनसे लैंड लेकर वो गरीब किसानों में देना चाहती थी एंड इस्टेब्लिश स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म, और इस तरह से जो राज्य के बड़े बड़े जो फार्म है उनके ऊपर स्टेट का कंट्रोल करना चाहती थी। तो देखो कहीं ना कहीं सामूहिक खेती करने का जो विचार है वो किसके द्वारा दिया गया यहाँ पर, वो दिया गया स्टालिन के द्वारा। स्टालिन कौन था ये? स्टालिन यानी कि एक तरह से लेनिन के मरने के बाद जिसने पार्टी को हेड किया था, जो बोल्शेविक पार्टी थी उसको लेड करने वाला कौन था? स्टालिन था। तो स्टालिन का बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो प्रोग्राम था ये कलेक्टिविजेशन प्रोग्राम था, जो खेतों को सामूहिक करने का प्रोग्राम था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहा। और ये यहाँ पर आप याद रखें, कुल्लक कौन थे? द नेम फॉर दी वेल टू डू पीजेंट, यानी कि जो अमीर वर्ग के किसान थे उनके लिए हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं। वर्ड फॉलो वो स्टालिन कलेक्टिविजेशन प्रोग्राम फ्रॉम 1929, that is most important, as you know that is the time period of starting of the Great Depression। 1929 में आर्थिक मंदी का भी समय हुआ। The party forced all peasants to collective farm। कहते कि 1929 में यानी कि पार्टी ने गरीब किसानों को फोर्स किया कि वो सामूहिक खेती करें। द बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट वर ट्रांसफॉर्म टू दी ओनरशिप ऑफ प्रॉफिट वो शेयर। कहते कि सभी के सभी वर्कर मिलकर काम करेंगे और उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा उसको शेयर कर लिया जाएगा। एंगर्ड पीजेंट रेसिस्टेड अथॉरिटी एंड डिस्ट्रॉय देयर लाइफ स्टॉक। कहते कि गुस्से में आकर जो गरीब किसान थे उन्होंने मतलब जो अथॉरिटी थी उसके खिलाफ आवाज उठाई, डिस्ट्रॉय देयर लाइफ स्टॉक, यहाँ तक कि उन्होंने अपने पशुओं को भी मार दिया। बिटवीन 1929 एंड 1931 नंबर ऑफ कैटल फेल 1/3। कहते कि 1929 और 31 की बात करें तो हम लगभग 1/3 जो कैटल थे उससे वो कम हो चुके थे रूस के अंदर। दोज हु रेसिस्टेड कलेक्टिव स्टेपनीस। कहते कि जो भी लोग कलेक्टिव फार्मिंग करने से मना करता था उसको बहुत ज्यादा सजा दी जाती थी। मैनी वर डिपोर्टेड एंड एक्साइल। कहते कि बहुत सारे लोगों को यानी कि देश से जबरदस्ती निकाल दिया जाता था, बहुत सारे लोगों को एक्साइल कर दिया जाता था। एज दे रेसिस्टेड कलेक्टिव पीजेंट्स आर्ग्यूड दैट दे वर नॉट रिच एंड दे वर नॉट एंगेज सोशलिज्म। कहते कि कोई भी यदि सरकार का विरोध करता था, पीजेंट आर्ग्यूड, पीजेंट तर्क देते थे अपने कि वो अमीर नहीं है, एंड दे वर नॉट एंगेज सोशलिज्म, और वो समाजवाद का भी विरोध नहीं करते। दे मियरली डिड नॉट वांट टू वर्क इन द कलेक्टिव फार्म फॉर रीजन। स्टालिन गवर्नमेंट अलो सम इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन बट ट्रीटेड सच ए कल्टीवेटर अनसिंपैथेटिकली। कहते कि स्टालिन की गवर्नमेंट ने कुछ किसानों के यानी कि अलग खेती करने की भी अनुमति दी स्वतंत्र रूप से, लेकिन सरकार उनके साथ सिंपैथी नहीं दिखाती थी, सहानुभूति नहीं दिखाती थी किसी भी तरह की। इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिविजेशन प्रोग्राम did not increase immediately. In fact, the bad harvest of 1933 led to one of the most deserving famine of the history when 4 million died। देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी घटना होती है, यहाँ पर 4 million died 1930 से लेकर 1933 में, यानी कि जो बैड हार्वेस्ट है यानी कि फसल खराब हो गई, लेड टू वन ऑफ द मोस्ट डिवेस्टिंग फेमाइन इन साउथ सोवियत हिस्ट्री व्हेन ओवर 4 million डाइड, यानी कि 4 मिलियन लोग मारे गए। देखें यहाँ पर कितने सारे लोग मारे गए, एक बहुत ही बड़ा अकाल पड़ा था ये जिसमें 4 मिलियन लोग मारे गए थे। इसमें एक बहुत ही बड़ा भयंकर अकाल माना जाता है रूस में 1933। यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर द डेट को याद रखें आप लोग इसमें। Many within the party criticized the confusion in industrial production under the planned economy and consequence of collectivization. Stalin and his sympathizers charged these critics with the conspiracy against socialism. Accusations were made throughout the country and by 1939 over 2 million were in prison or labor camp। कहते कि बहुत सारे लोग जिन्होंने विरोध किया इस कार्यक्रम का उनको पकड़ लिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि 1939 में ऐसा कहते कि 2 मिलियन लोग वो थे जिन्हें यातना दे दी गई थी, जिन्हें जेल में डाल दिया गया था। मोस्ट वर इनोसेंट ऑफ द क्राइम्स बट वन स्पोक फॉर देम। कहते कि ज्यादातर इनमें से मासूम लोग थे बट नो वन स्पोक फॉर देम, लेकिन उनके लिए कोई आवाज नहीं उठा सकता था। ज्यादातर इनोसेंट पीपल थे यानी कि उनके साथ जबरदस्ती की स्टालिन ने कहीं ना कहीं। ए लार्ज नंबर वर फोर्स टू मेक फॉल्स कन्फेशन अंडर टॉर्चर एंड वर एग्जीक्यूटेड सेवरल अमंग देम वर टैलेंटेड प्रोफेशनल। कहते कि जो ज्यादातर टैलेंटेड प्रोफेशनल थे उनके साथ भी बुरा व्यवहार किया गया और उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। तो ये था स्टालिन का कलेक्टिविजेशन प्रोग्राम जो एग्रीकल्चर की सामूहिक खेती करने के लिए प्रेरित करता था लोगों को। और कहीं ना कहीं सबसे जो भयंकर अकाल पड़ा उसके बारे में हमने जाना। यहाँ पर 1930 से लेकर 33 तक एक बड़ा ही भयंकर अकाल पड़ा जिसमें 4 मिलियन पीपल डाइड हुए। एंड द नेक्स्ट और द लास्ट कंटेंट इज
द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर, यानी कि विश्व में जो रूस का प्रभाव था वो किस तरह से बढ़ा और किस तरह से रूस यूएसएसआर के नाम से जाना जाने लगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप लोग जानते हैं कि जो रसिया है, रसिया की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी थी। तो लेट्स कंटिन्यू द लास्ट पॉइंट अबाउट दिस चैप्टर। किस तरीके से वर्ल्ड में यानी कि रूस को जाना जाने लगा यूएसएसआर के नाम से। Existing socialist party in Europe did not only approve the way Bolshevik took power and kept, however, the possibility of worker state-fired people imagination across the world. In many countries, communist party were formed. कहते हैं कि बहुत सारे देश थे जो रूस को देखकर ही यानी कि वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी बनाने लगे। लाइक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, कहते हैं कि जैसे कम्युनिस्ट पार्टी बनी ग्रेट ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटेन में, यानी कि द बोल्शेविक एनकरेज कॉलोनियल पीपल टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट। कहते हैं कि जो बोल्शेविक थे उन्होंने भी यानी कि एक तरह से कॉलोनियल पीपल, द बोल्शेविक एनकरेज कॉलोनियल पीपल टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट। कहते हैं कि यानी कि बोल्शेविक ने यानी कि प्रोत्साहित किया विदेशी लोगों को भी अपने एक्सपेरिमेंट फॉलो करने के लिए। मैनी नो रशियन फ्रॉम आउटसाइड द यूएसएसआर पार्टिसिपेट इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट। कहते हैं कि जो कॉन्फ्रेंस हुआ था पीपल ऑफ द ईस्ट 1920 में, उसमें बहुत सारे ऐसे कंट्री थे जो एक तरह से नॉन बोल्शेविक थे लेकिन उन्होंने इसमें भाग लिया था। सम रिसीव एजुकेशन इन द यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर ऑफ द ईस्ट। कहते कि वर्कर थे जो ईस्ट के, वो भी यानी कि जो यूएसएसआर की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी थी उसमें शिक्षा लेने के लिए आते थे। बाय द टाइम आउटब्रेक ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर द यूएसएसआर हैव गिवन सोशलिज्म ए ग्लोब फेस एंड वर्ल्ड स्ट्रक्चर। कहते कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई तो यूएसएसआर ने ये जो समाजवाद का मुद्दा है पूरे संसार को दिया, और कहीं ना कहीं जो सामाजिक मुद्दा था, और आप लोग जानते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यानी कि जो रूस है, रूस की बड़ी ही इंपॉर्टेंस बनी थी और कहीं ना कहीं एक सुपर पावर के रूप में उभर कर सामने आया था यदि हम लोग बात करें यूएसएसआर की। लेकिन बाद में सेकंड वर्ल्ड वॉर के एंड जब हुआ था 1945 में, he become the opposition part and the whole world was divided in bipolarity, यानी कि पूरे का पूरा वर्ल्ड दो ध्रुवों में बढ़ चुका था। वन इज यूएसएसआर विच लेड सोशलिस्ट एंड द सेकंड कैपिटलिस्ट दैट वाज लेड बाय यूएसए। That is the most important chapter, student. So read this carefully and make notes in your notebook. That chapter was complete.